मित्रों, राम राम। आप सभी का पुनः मेरे इस YouTube चैनल के मंच पर स्वागत है। कहते हैं विरोध कभी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता और जो शांतिपूर्ण हो वह कभी विरोध नहीं हो सकता। जिसका विरोध करोगे वह तुम्हें शांतिपूर्ण रहने नहीं देगा। इसलिए गलत का विरोध नहीं बल्कि सही का समर्थन करने का स्वभाव विकसित करें। यह आज का सुविचार है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। क्या मौजूदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की कोख से जन्मी या निकली भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही सम्मानित पूर्वजों द्वारा कही गई बात या लिखी गई बातों की अवहेलना कर रहे हैं? चलिए जान लेते हैं। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक रहे हैं। उन्होंने समग्र दर्शन नाम की जो एक किताब है, उस किताब के खंड 4 में लिखा है, वे लोग सांप्रदायिक कहे जाएंगे जो देश के प्रति निष्ठा रखते हुए भी शेष समाज से अलग अपने पंथ, बिरादरी, भाषा और तथाकथित जाति के आधार पर सोचते हों और अपने मर्यादित लाभ एवं राजनीतिक सत्ता के उपभोग के निमित्त ऐसे विशेष अधिकारों व सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों जो समाज के सर्वसामान्य व्यक्तियों को उपलब्ध ना हों, और इस उद्देश्य से वे दूसरों के साथ घृणा व द्वेष भी करते हों, उनका विरोध करते हों तथा कभी कभी उनके साथ हिंसात्मक भी हो जाते हों। ये माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर साहब का विचार है, जो कि मौजूदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मौजूदा उसकी जो राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा जो पिछले 10-11 सालों में देखी गई है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। चलिए इस पर एक हम विश्लेषण कर लेते हैं इनके इस कथन पर। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, मौजूदा हालात में भारत में 1% लोग समस्त प्रकार के अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं और अन्य बहुसंख्यक लोग अपने जनहिताधिकारों से पूर्णतः वंचित हैं या फिर अंशतः लाभान्वित हैं। ऐसी दशा में संपूर्ण राष्ट्र केवल और केवल 2 वर्गों में बंट चुका है, एक शोषक और दूसरा शोषित। यहां सांप्रदायिक किसे कहा जाए? 2 ही संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं, पहला धूर्तों का संप्रदाय, दूसरा मूर्खों का संप्रदाय। मुट्ठी भर धूर्तों ने समाज के बहुसंख्यक वर्ग को मूर्ख बना रखा है। मूर्ख उन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन्हें अपने हितों अथवा अधिकारों का भी बोध नहीं है, वे बुद्धिमान कैसे कहलाएंगे या कैसे कहे जा सकते हैं? यद्यपि संप्रदाय शब्द तो बहुत ही सुंदर शब्द है, पवित्र शब्द है, जिसका अर्थ है एक ऐसा समाज जिसमें सबको समुचित अर्थात न्यायोचित रूप से सब कुछ प्रदाय यानी प्रदान किया जाए, उसी को संप्रदाय कहते हैं। सम यानी बराबर, प्रदाय यानी देने वाला, बराबरी का अधिकार देने वाला। जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को संप्रदाय कहते हैं। अतः संप्रदाय के स्थान पर परद्रोही,
स्वार्थी तत्वों के इस ग्रोह को गुट कहना ज़्यादा सही होगा, जो अपने व्यक्तिगत, जातिगत, वंशगत, क्षेत्रगत, लिंगगत, रंगगत, देशगत, वर्गगत, गुटगत, दलगत स्वार्थों में अंधे होकर अन्य सामान्य जनों के हितों और उनके अधिकारों का दमन, हरण और हनन करते हैं, वे ही धूर्त हैं, वे ही गुटबाज हैं। संवैधानिक पदों पर बैठकर पारस्परिक असत्य, घृणा, अन्याय, पाप करते फिर रहे हैं, आजकल प्रायः देखा जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये बहुत ही रोचक कहानी है, शायद आपको और सही से समझ में आएगा। अफ्रीका की हिम्बा प्रजाति में बच्चे का जन्म उस दिन से माना जाता है जिस दिन स्त्री गर्भ धारण का निर्णय करती है। उस दिन वो स्त्री अकेले कहीं दूर बैठी होती है और खुद ही एक गाना रचती और गुनती है। फिर जाकर वो गीत उस आदमी को सुनाती है जिसे वो अपने होने वाले शिशु के पिता के रूप में देखती है। फिर वे दोनों मिलके उस गीत को गाते हैं और संबंध स्थापित कर वो दोनों उस गीत को अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि दोनों अपने होने वाले उस बच्चे को बुला रहे होते हैं, स्वागत कर रहे होते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है। जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो वही गीत वो अपने घर पड़ोस गांव की औरतों को भी सिखाती हैं ताकि प्रसव पीड़ा के दौरान सब उसी गीत को गाएं और शिशु के जन्म का स्वागत करें। वो गाना उस बच्चे के जिंदगी का हिस्सा बन जाता है जिसे हर जरूरी अवसर पर गाया जाता है, जब उसे चोट लगती है तब भी। यहाँ तक कि जब कोई हिम्बा स्त्री या पुरुष अपराध करता है तो सबसे पहले उसे बीच गांव में ले जाया जाता है और सारे लोग हाथ पकड़ के एक गोल घेरा बना लेते हैं और गोल घेरे में उस गीत को उस बच्चे को सुनाया जाता है, उस व्यक्ति को सुनाया जाता है, उस अपराधी को सुनाया जाता है जो उसकी माँ ने उसके जन्म से पहले ही उसके लिए रचना की थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब करने का क्या औचित्य है। दरअसल हिम्बा प्रजाति, ये जो जनजाति के समुदाय के लोग हैं, ये सुधार के लिए दंड को महत्व नहीं देते, बल्कि व्यक्ति को फिर से उसकी पहचान से, उसकी जड़ों से जोड़ देने को जरूरी मानती हैं। ऐसा करके वे याद दिलाते हैं कि तुम्हारा असल गीत तो यह है कि तुम कितने निर्दोष थे, निष्पाप थे, अर्थात सदाचारी, सद्व्यवहारी थे। यह क्या करने लगे हो तुम, मतलब जो तुम पाप कर्म कर रहे हो यह तुम्हारा असलियत नहीं है। तुम्हारी असलियत सदाचार और सद्व्यवहारिता थी। हिम्बा लोग गलती पर पश्चाताप कराने को प्रमुखता देते हैं, इंसान को उसकी इनोसेंस भूलने नहीं देते, पुनः स्मरण कराते हैं। और जब वो मनुष्य मरता है तब भी जो लोग उसका गीत जानते हैं वो सब उसे दफनाते वक्त भी वही गीत गाते हैं, आखिरी बार वही गीत जो उसकी माँ ने गुनगुनाया था उसके आने से भी बहुत पहले। अब इस पर आप, मैं या कोई भी सोच सकते हैं। मेरा निजी आचरण व मेरी पारस्परिक व्यवहार्यता यह तय करती है वास्तविक सामाजिकता की नींव, क्योंकि तय मुझे ही करना है कि मैं सत्यात्मक न्यायशील समाज को स्वीकार करूं या अन्याय जनित वातावरण में खुद को, परिवार को, समाज को, समष्टि को नरक तुल्य जीवन जीने पर विवश रखूं। अज्ञानता, दुर्ज्ञानता
व अकर्मण्यता या दुष्कर्मण्यता से मुक्ति का स्थायी उपाय क्या है? चलिए जान लेते हैं स्थायी उपाय। पिछले 10 सालों में हजारों लाखों परिवारों की अज्ञानता, दुर्ज्ञानता व अकर्मण्यता या दुष्कर्मण्यता को दूर करने हेतु प्रयासरत रही दिल्ली की वह सरकार जिसे आम आदमी पार्टी कहा जाता है, जिसे अब केंद्र में बैठी मोदी शासन सत्ता ने एक षड्यंत्र के तहत सत्ता से दूर कर दिया है। यह दुनिया की इकलौती राजनीतिक पार्टी, या ये कह लीजिए कि ये एक इंस्टीट्यूट है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले दिल्ली में रहने वाले 18 लाख मासूमों के जीवन में शिक्षा को माध्यम बनाकर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सक्षम बनाने हेतु एक कार्यक्रम चलाया, जिस कार्यक्रम को पूरा विश्व जानता है। वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल के रूप में यह काम स्थापित हुआ। मैं दिल्ली के कुछ पेरेंट्स द्वारा बोले गए वो महान शब्द मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग पहले सपने देखा नहीं करते थे, मगर दिल्ली सरकार ने एजुकेशन के लिए तो उनको सपने देखने का मौका दे दिया है। अब सब खूब बड़े बड़े सपने देखते हैं। वर्किंग क्लास पीपल नेवर ड्रीम्ड earlier, but the Delhi government has made it possible for them to dream, especially for education. Now we can dream big. ये दिल्ली के जो पेरेंट हैं 18 लाख बच्चों के, उनकी तरफ से सामूहिक रूप से बोला गया था ये 2020 के एक वक्तव्य में। तो कहने का मतलब है कि जिस निवर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार का एकमात्र लक्ष्य रहा है विश्व भारत में न्यायशील सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का, जिसमें संलग्न हजारों लाखों प्रशिक्षित परीक्षित छात्र छात्राओं द्वारा विश्व भारत के नागरिकों को वास्तविक पारस्परिक व्यवहारिक जीवनोत्थान से संबंधित न्यायशील व्यवस्था के प्रति जागरूक व जानकार बनाने का लक्ष्य था। इस इंस्टीट्यूट, संस्थान या राजनीतिक पार्टी में कोई भी पर्याप्त मानव जीवन विकास के उन चारों आयामों पर आधारित अपनी पात्रता सिद्ध करता हो, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सत्कर्मों हेतु भूमिका सुनिश्चित करना चाहता हो, उसके लिए आम आदमी पार्टी जैसा प्लेटफॉर्म एक सुनहरा अवसर है। जिन्हें लगता है वे न्यायप्रिय हैं, कर्मठ हैं, उनका ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसे संस्थान में, ऐसी राजनीतिक पार्टी में जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, जिसके मुखिया कट्टर ईमानदार कर्मठ अरविंद केजरीवाल हैं, वो उनको इस पार्टी से जुड़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह है, वजह सब ने देखा है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में, चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मॉडल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, चाहे दिल्ली में 50% आबादी के नाम से जानी जाने वाली हमारी महिला आबादी हो, उनको फ्री बस राइडिंग का कॉन्सेप्ट दिया हो, सीसीटीवी कैमरों का पूरे विश्व का इकलौता दिल्ली शहर बना हो जो सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का जाल बिछाया हो, और जो भी मूलभूत
जन सरोकार से जुड़ी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को देने के लिए यथासंभव समुचित संसाधनों के बावजूद भी उन्होंने हर हाल में सारे कामों को पूरा किया है। जो जनता से वादा किया उन वादों को पूरा किया है। बस हमने एक काम नहीं किया है। जिस प्रकार से विरोधी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी था, उसके षड्यंत्रों के बराबर हम नीचे नहीं गिर सकते थे। इस वजह से हम जो है मौजूदा शासन सत्ता से बाहर हुए। हालांकि दिल्ली की जनता ने बहुत प्रयास किया। जो मौजूदा शासन सत्ता है, उस शासन सत्ता से आम आदमी पार्टी को मात्र और मात्र 2% मत ही कम दिया। उनके 46% मत हैं, हमारे 44% मत हैं और हमारे 22 विधायक हैं, जो संकेत करते हैं कि हम अगले 5 साल तक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। और उस मजबूत विपक्ष की भूमिका को हमने 8 फरवरी को जब रिजल्ट आया था उसी दिन से स्वीकार लिया था। अब हम पूर्ण रूप से, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया जुमला हो, 2,500 रुपया माताओं बहनों के खाते में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उनके खाते में डालने का वादा रहा हो, वो वादा झूठा साबित हुआ। उसकी हमने भरपूर आवाज़ उठाई, पूरे देश ने देखा है इस बात को। और चाहे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा साहब, उन्होंने भरे मंच से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि होली और दिवाली में हम जो है दिल्ली वासियों के प्रत्येक परिवार को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन आपको पता है कि आज होलिका दहन है और होलिका दहन में आज जो है अब तक जो है दिल्ली वासियों को भरा हुआ गैस सिलेंडर नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसी 2 लिटमस टेस्ट ये फेल हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये उनकी पहला झूठा साबित हुआ है वादा। इससे पहले याद करिए, जब वो सत्ता में आए थे 2014 में, तब उन्होंने 15 लाख हर भारतीय नागरिक के खाते में डलवाने वाले थे, वो नहीं आया। फिर 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी, वो उसका कहीं अता पता नहीं है। और तो और मोदी जी ने ये भी वादा किया था कि 2022 तक पूरे देश के 28 करोड़ परिवारों को पक्का मकान मिल जाएगा। लेकिन आज तक वो वादा ही साबित हुआ और वो जुमला ही साबित हुआ। और इसके बाद 100 स्मार्ट सिटी, ऐसे अनगिनत वायदे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा, वो कभी पूरा नहीं हो सका। तो ये भारतीय जनता पार्टी कम भारतीय जुमला पार्टी ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसे शेयर भी करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको होलिका दहन की पुनः बधाई, शुभकामनाएं।